Hello students, today we will start a new topic named as electric field. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड. In last class we have discussed Coulomb's law, जिसमें हमने क्या पढ़ा था Coulomb's law में कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है स्मॉल q और अगर हम इसके पास किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो उस चार्ज पर क्या लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स. जबकि क्या था, हम उस चार्ज को इसके पास ला रहे थे बट हम इसके कांटेक्ट में नहीं ला रहे थे. ना तो इन्होंने एक दूसरे को टच किया ना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, बट क्या है इसके सम टाइम नियर बाय पास तक आया, कुछ दूरी पर है इससे, फिर भी उसके पास क्या लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स. अब अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है जबकि वो बिना टच किए बिना किसी कांटेक्ट के, तो इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ एक नई चीज है. तो वो नई चीज क्या है, वहीं से हमें डेवलप करना पड़ता है, वहीं से हमें कांसेप्ट यूज करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो देखो क्या है, अगर मान लिया हमारे पास एक चार्ज है Q, मैं इस चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज लाता हूं, उस चार्ज पर लगता है फोर्स. इसका मतलब इस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, एक ऐसा रीजन क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स. तो हम उस रीजन को ही क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब अगर मैं एक पॉइंट यहाँ P ले लूं और मैं इस पॉइंट P पर कोई दूसरा चार्ज रख देता हूं तो उस चार्ज पर क्या लगता है फोर्स. किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से. इस जबकि अगर मैं दूर ले जाता हूं तो फोर्स कम हो जाता है, बिकॉज़ दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². जितना दूर ले जाता जाऊंगा r की वैल्यू बढ़ेगी तो f की वैल्यू कम होगी ऑलरेडी, ठीक है. और दूर ले जाऊं तो और कम हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं इसे बहुत दूर ले जाऊंगा तो फोर्स खत्म हो जाएगा. मतलब एक पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इसको क्या लगता है फोर्स लगता है. तो उस रीजन को, मतलब जहां तक इसने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि दूसरे चार्ज पर फोर्स लगने लगे, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब देखो क्या है, द रीजन या एनवायरनमेंट सराउंडिंग a charge in which other charge experience an electric force is known as electric field. मतलब एक चार्ज के चारों तरफ का ऐसा रीजन जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड. बट ये कैसी डेफिनेशन हो गई हमारी, ये हमारी क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गई, कंसेप्चुअल डेफिनेशन हो गई. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट हो गया, मतलब बट हम इसे मैथमेटिकली पढ़ना है तो इसको मैथमेटिकली कैसे समझते हैं वो हम देखेंगे इस आगे. देखो क्या है, यहां पर कुछ वर्ड्स यूज करूंगा. देखो क्या है, मान लिया मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q के लिए निकालना है, ठीक है. तो जिस चार्ज की वजह से, मतलब ड्यू टू दैट चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है तो उस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज. अब जिस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज. जैसे कि मैं यहां एक चार्ज रख दूं Q नोड तो उसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज. बहुत पढ़ने में मिलता है टॉपिक ये टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज, दोनों वर्ड्स बहुत यूज होते हैं. अब देखो हमें इसकी क्या पढ़नी है मैथमेटिकल डेफिनेशन. मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैथमेटिकली हमें वो पढ़ना है. मतलब इस रीजन की, इस एनवायरनमेंट की स्ट्रेंथ जो होती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं वास्तव में. तो हम तीन वर्ड्स इसके लिए मैक्सिमम यूज करते हैं. पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड,
दूसरा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तीनों वर्ड्स में से हम कुछ भी यूज कर देते हैं, कहीं भी कहीं भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिखूंगा ज्यादा बेटर रहेगा, एट ए पॉइंट is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब पॉइंट की प्रॉपर्टी भी है, ये ऐसा कह सकते हैं। अगर हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, वहां एक टेस्ट चार्ज, और वहां पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर, मतलब 1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो मान लिया मैं यहाँ रख देता हूँ क्यू नोड चार्ज, मान लिया पी पॉइंट है, ठीक है। अब इस चार्ज पर फोर्स लगता है कितना, मान लिया एफ फोर्स लगता है, तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स किस पर है, क्यू नोड पर, तो यूनिट चार्ज पर कितना लगेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट हो गया। अगर 40 रुपए के 12 के हैं तो 1 किलो कितने का हो गया, 40/12। तो सेम कॉन्सेप्ट है, अगर क्यू नोड पर कितना फोर्स लगता है एफ, तो 1 कूलम पर कितना लगेगा, यूनिट पर कितना लगेगा, एफ अपॉन क्यू नोड। और हमने यही डेफिनेशन में लिखा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बिकॉज़ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यू स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, तो रिजल्टिंग क्या होगा, जो ई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कैसी क्वांटिटी होगी, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसे यूनिट पॉजिटिव लिखना चाहिए और क्लियर हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो देखो क्या है, एफ अपॉन क्यू नोड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसकी डायरेक्शन से क्लियर होगी, फोर्स की डायरेक्शन से, ठीक है। तो पहले मैं इसकी यूनिट लिख देता हूं, क्या होगी यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन इसकी अगर मैं लिखूं, अगर मैं इसकी डायरेक्शन लिखता हूं तो जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, उस डायरेक्शन कहां से आएगी, फोर्स की डायरेक्शन से, तो सेम एज एफ। जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, क्लियर। अब देखो ये होगी हमारा कांसेप्ट या डेफिनेशन, बट हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कि हम ये जो टेस्ट चार्ज रखें वो ऐसा रखें जिसकी वजह से इस क्यू की पोजीशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि ये खुद भी इस तरह फोर्स लगाने लगे। तो मतलब क्यू नोड क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल। तो क्यू नोड को हमें क्या लेना है, बहुत स्मॉल लेना है। तो उसके लिए मैं डेफिनेशन को कुछ थोड़ा चेंज करता हूँ, कुछ करेक्ट हो जाएगी, ये ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी डेफिनेशन। तो हम क्या ले रहे हैं, क्यू नोड को जो है टेंडिंग टू जीरो, मतलब वेरी स्मॉल, जीरो नहीं ले रहा हूँ लेकिन वेरी स्मॉल, जिससे कि वेरी स्मॉल मतलब पॉइंट्स में सम कूलम या मतलब माइक्रो कूलम, मिली कूलम या फिर नैनो कूलम टाइप का, जिसकी वजह से बहुत स्मॉल हो जाएगा तो ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। मतलब क्यू जो सोर्स चार्ज है उसकी पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इस क्यू को मैं स्मॉल ले रहा हूं तो फार्मूला हो जाएगा लिमिट f क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 और f अपॉन क्यू नॉट। तो मतलब क्या है, कहीं हमारे पास कोई चार्ज है, सोर्स चार्ज, तो अपनी चार्ज को क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू क्या आती है f अपॉन क्यू नॉट। बट हम हर जगह टेस्ट चार्ज नहीं, ऐसा भी इम्पॉसिबल काम है। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम फार्मूला डिराइव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या डेवलप करते हैं, फार्मूला डेवलप करते हैं। देखो क्या है, छोटा सा फार्मूला,
तो देखो कि कैसे निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, पॉइंट चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमें फोर्स निकालना पड़ेगा पहले टेस्ट चार्ज करना। तो लेट हमें पी पॉइंट पर निकालना है, मान लिया एट पॉइंट पी। तो क्या करेंगे हम पॉइंट पी पर, सबसे पहले टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे। लेट से हमने टेस्ट चार्ज कितना कंसीडर किया, क्यू नोट, मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, क्यू नोट क्या लिया हमने यहाँ, टेस्ट चार्ज। अब मान लिया Q से जो P की डिस्टेंस है वो कितनी है, R डिस्टेंस है, ठीक है, R डिस्टेंस है। तो इस Q नोड पर फोर्स कितना होगा, कैसे निकलेगा, कूलॉम्स लॉ से कितना होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इन एयर मानना हो तो K को ले लेंगे। और Q1 Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q नोट बाई डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, R। तो हमारे पास F आ गया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन होती है, मैं वेक्टर यूज कर रहा हूं थोड़ा सा, चलो छोड़ देते हैं, बाद में बताता हूं वेक्टर कॉन्सेप्ट। तो कितनी है E की डेफिनेशन, क्या होती है, F अपॉन Q नोट। हमने F की वैल्यू रख दी यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट बाई R स्क्वायर अपॉन में ये वाला Q नोट, F की वैल्यू रख दिया, Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी जो E की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई R स्क्वायर। मतलब जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r स्क्वायर के। मतलब कहीं भी अगर हम पॉइंट चार्ज लेते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई R स्क्वायर। क्लियर। अब देखो मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं है कि कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा, जिसकी वजह से हम कभी भी डायरेक्शन को की वजह से परेशान नहीं होना हमें जिसको लेकर के। तो देखो मैं यहाँ से सब कुछ हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्शन की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कहीं कहीं, तो वो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जरा थोड़ा सा हटा रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। देखो अब देखो इस E की डायरेक्शन क्या होगी, अगर नॉर्मली लिखूं तो 4 पॉइंट चार्ज मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, बट ये कैसे आती है वो सब बताता हूँ। अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैं तो लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ E, ठीक है, तो ये होती है टुवर्ड्स द चार्ज। पहली बात तो ये दो लाइन अगर याद रखोगे तो इनसे भी काम चल जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज एंड टुवर्ड्स द चार्ज। बट इसको अगर मैथमेटिकली समझाऊं तो ज्यादा अच्छा है, कभी भी परेशान नहीं होगी जरूरत, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथमेटिकली अगर समझेंगे तो वेरी इजी, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, डिस्टेंस और मतलब पोजीशन भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं अगर सोर्स से चार्ज की तरफ एक वेक्टर ले लेता हूं r, तो जो यहाँ यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो r कैप होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या है, सोर्स से चार्ज की तरफ। क्लियर। अब देखो तो r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम सोर्स टू पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, या फिर टेस्ट चार्ज लिख लें, कूलॉम्स लॉ में इस कांसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। जिस पॉइंट चार्ज पर हम फोर्स निकालते हैं उसको टेस्ट चार्ज दे देते हैं, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज मतलब जिस पर भी हमें फोर्स निकालना है उसको हम टेस्ट चार्ज ले लें बस, और सोर्स से पॉइंट चार्ज की तरफ एक वेक्टर मान लें r कैप। क्लियर। अब देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखूंगा, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा, मैं अभी E ऐसे लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर है। अभी क्या मैग्नीट्यूड हो गया ना, इस मैग्नीट्यूड के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। मैं वो यूनिट वेक्टर लिख देता हूं
आर कैप, क्योंकि एफ की जो डायरेक्शन है वो क्या है, फोर्स की, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन तो यही है। क्लियर? तो आर कैप अब ये क्या बन गया, हमारा वेक्टर बन गया। क्लियर? अब ये प्रॉब्लम आ गई कि सब जगह डायरेक्शन तो यही हो जाएगी, इनकम तो चार्ज कैसे होगी, मतलब अगर नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा। तो भाई कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है नेगेटिव चार्ज करें तो, ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया। अगर नेगेटिव है तो हम कुछ नहीं करना, क्यू को नेगेटिव लेना है, दैट्स इट। अगर नेगेटिव है तो देखो कैसे लिखूंगा मैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो आर कैप कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया ना, तो इसका मतलब इस आर कैप की डायरेक्शन इधर माइनस आर कैप की इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर ये हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो क्लियर, वेरी सिंपल। मतलब हमें क्या लेना है, हमेशा आर कैप ही लिखना है, बट जो हमारे पास चार्जेस की डायरेक्शन है वो चार्ज का साइन है वो साथ में लिखना है, बस दैट्स इट। और सब एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, कुछ नहीं करना। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा, अच्छी ट्रिक लगी होगी। मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन को लेकर कहीं परेशान नहीं होना है, सिर्फ आर लिखना है, आर कैप लिखना है और चार्ज की प्लस माइनस साइन साथ में लिख देना है। ओके, क्लियर? अब मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं कूलॉम्स लॉ पर भी। ठीक है, देखो कूलॉम्स लॉ कैसे यूज होता है, ये प्रॉब्लम तो ऐसे कूलॉम्स लॉ में भी आएगी ना। और देखो एक ही लाइन में कूलॉम्स लॉ की डायरेक्शन समझ लेंगे। मान लिया ये एक चार्ज है Q, जो सोर्स है इसकी वजह से चार्ज फोर्स निकालना होगा इस वाले चार्ज पर, ये टेस्ट है। जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है इस पर निकालना होगा, तो उसको हम क्या ले लेंगे, टेस्ट चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस r और ये वाला वेक्टर हो गया r है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मैं इस पर फोर्स निकाल रहा हूं, मान लिया दोनों पॉजिटिव है, हमें सब जगह सिंबल लेना है, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो क्या होगा, फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, तो q1 कितना है और q2 कितना है, q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और दोनों को पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव रहेगा और साथ में r कैप, मतलब ये वाली डायरेक्शन होनी चाहिए ना, मतलब ये वाली डायरेक्शन। सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है तो रिपेल होगा, रिपेल होगा तो आगे तरफ जाएगा। ओके, मान लिया इसको नेगेटिव ले लेता हूं, जैसे ही इसको नेगेटिव लूंगा, यहां नेगेटिव लूंगा, वो नेगेटिव कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, अब वो नेगेटिव यहां आ जाएगा, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आर कैप की जगह हो जाएगी अपोजिट टू आर कैप ना, माइनस आर कैप, तो मतलब अंदर की तरफ। सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये वाला चार्ज क्या आ जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। क्लियर? कोई डायरेक्शन में परेशान नहीं होना। मान लिया इसको भी नेगेटिव ले लिया, अब भी परेशान नहीं होना। मैं दोबारा से लिखता हूं, माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, माइनस एंड माइनस प्लस, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी वैल्यू इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q r स्क्वायर इनटू r कैप। मतलब फिर से डायरेक्शन ये वाली आ गई, देखो ये वाली माइनस ये माइनस, दोनों नेगेटिव है तो सेम है, तो इसका मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बाहर की तरफ जाएंगे, दैट्स इट। ये भी सही है, तो परेशानी नहीं होना भाई, कोई से को नेगेटिव ले लो, कोई से को पॉजिटिव ले लो, बस चार्जेस के साइन साथ में रखने, आर कैप लिखना है, दैट्स इट। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उस कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं, जो कूलॉम्स लॉ में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको समझाऊंगा, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, देखो बहुत जगह हम इसको यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज कर रहे हैं, कूलॉम्स लॉ में भी किया है, मैग्नेटिक में भी करेंगे, उसके बाद फिर वेव मैकेनिक्स में भी करेंगे, सॉरी वेव मोशन में भी करेंगे, बहुत जगह करेंगे। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में करेंगे, एंड उसके बाद फिर एटम्स न्यूक्लियर, सब जगह इसको यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। देखो क्या है, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मान लिया ये चार्ज है q1, ये चार्ज है q2, नथिंग एल्स, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो, ये 4 है एंड सो ऑन, बहुत सारे चार्जेस ऐसे यहाँ बने हुए हैं, और मुझे एक पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अगर मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो
मैं सबके लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इस पॉइंट पर। मान लिया Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ कितना, Q1 के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इवन वेक्टर क्वांटिटी है ये नहीं भूलना, मतलब डायरेक्शन साथ में है ये नहीं भूलना, ठीक है। तो Q1 के लिए E1 आ गया, Q2 के लिए E2 आ गया, Q3 के लिए E3 आ गया एंड सो ऑन। ओके, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट P किसकी वजह से, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इस पूरे सिस्टम की वजह से, तो वो कितना होगा, यहां लिख देता हूं, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, वो होगा इन सब का वेक्टर सम, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन सबको हमें क्या कर देना है, इंडिविजुअली ऐड कर देना है। और ऐड करें कैसे करेंगे, वेक्टर की तरह से एंड सो ऑन। ओके, देखो क्या हुआ, अगर मैं इसको मतलब अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो हमें क्या करना है, उन सबके लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है उस पॉइंट पर और सबको वेक्टरली ऐड कर देना है। वेक्टरली ऐड करने में थोड़ा सा क्या होगा, वेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है ना, तो वेक्टर के थोड़े से लॉ लगाने पड़ सकते हैं, वो बहुत इजी लॉ होते हैं, कुछ नहीं, डायरेक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, बाकी कुछ नहीं यूज करना पड़ता। अगर मैं इसको एक लैंग्वेज में लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट due to system of charge is vector sum, मैं लिखा हूं ये देखो वेक्टर सम, अलजेब्रिक नहीं लिखा है, वेक्टर सम लिखा है, ठीक है। अलजेब्रिक में माइनस प्लस साथ देते हैं, वेक्टर में डायरेक्शन साथ देते हैं, ध्यान रखना। वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स मतलब इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सबके लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि बाकी चार्ज को इग्नोर किया गया है ना, Q1 को लिया तो बाकी को इग्नोर किया, जब निकला, ठीक है। इग्नोरिंग ऑल अदर चार्जेस एक्सेप्ट वन एट ए टाइम, मतलब एक टाइम में हमें एक चार्ज को एक्सेप्ट करना है, ऑल अदर्स को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, दैट्स इट। वो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उन सबको फिर ऐड कर देना है अलग अलग को लेके, ऐसे वो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स इट। ये वाला फॉर्मूला है, हमें थोड़ा सा कहीं वेक्टर यूज करना पड़ेगा, इसके अलावा नथिंग है, नो वेयर, कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन, सॉरी कंटीन्यूअस चार्जेस, एंड हम उसके बाद इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ आगे के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बने रहिएगा चैनल पर, हम डेली नई वीडियो के साथ आते हैं। सो we'll meet tomorrow, okay?